मेरे सभी श्रोताओं को मनोरमा पंत का नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष अमृता जी के संबंध में, उनके साहित्य के संबंध में अपने विचार प्रकट कर रही हूँ। ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी, पद्म विभूषण से सम्मानित अमृता जी का जन्म 31 अगस्त 1919 में गुजरांवाला, पंजाब, पाकिस्तान में हुआ था। बचपन से ही स्वतंत्र विचारों वाली लगभग जिद्दी वह लड़की छोटी उम्र में ही ब्याह दी गई थी प्रीतम जी से। पर मन नहीं मिलने पर भी दाम्पत्य जीवन के 25 वर्षों के लंबे अंतराल को उन्होंने निभाया और अंततः उनसे तालाक लेकर स्वतंत्र जीवन व्यतीत किया। परंतु उन्होंने कभी भी प्रीतम सरनेम नहीं हटाया। उनकी एक दत्तक पुत्री कांडला तथा पुत्र नवराज थे। खूबसूरत व्यक्तित्व वाली एवं बहुमुखी प्रतिभा संपन्न अमृता जी का साहित्य के हर क्षेत्र में दखल था। कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध के क्षेत्र में उन्होंने बड़ी कुशलता से अपनी लेखनी चलाई। एक ऐसे समय में जब लड़कियों को पढ़ने की भी इजाजत नहीं थी, 16 वर्ष की अल्प आयु में उनके कविता संकलन का प्रकाशन हुआ, जिसे लोगों ने बहुत सराहा और पढ़ा। 100 के लगभग पुस्तकें लिखने वाली अमृता के 16 काव्य संग्रहों में उल्लेखनीय हैं ठंडी किरण, अमृत लहरों, अमृत लहर, जिउंदा जीवन, गेल धोते फुल, ओस धोते फूल, यो गीता वालिया, ओ गीतों वाले, बदला दे पल्ले विच, बादलों के पल्लू में, सांझ दी लाली, लोक पीड़ा। उन्होंने लगभग 26 उपन्यास, 10 कहानी संग्रह लिखे। बचपन से ही उन्होंने महिलाओं के दर्द को शिद्दत से महसूस किया, जो उनकी रचनाओं में बखूबी परिलक्षित होता है। यूं तो अमृता जी की सभी रचनाएं इतिहास बन दीप्यमान हैं, परंतु मुझे उनका उपन्यास पिंजर बहुत अधिक प्रभावित करता है। इसी उपन्यास ने मुझे अमृता जी को पढ़ने के लिए प्रवृत्त किया। नारी वेदना की इंतहा है पिंजर, देश के विभाजन पर लिखे गए विभाजन के दौरान गुजरी अमानवीय घटनाओं का दर्दनाक वर्णन किया गया है। एक पगली के माध्यम से इंसानियत को तार तार होना दिल को भेद डालता है। पारो के माध्यम से अमृता जी यह सिद्ध करने में सफल रही है कि नारी समाज के पिंजरे में बंद है, जिसमें न केवल उसका तन मन, यहाँ तक कि उसकी अपनी आत्मा भी कैद है। पिंजर को विश्वव्यापी ख्याति मिली, इसका अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ और इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी। पिंजर के बाद कागज और कैनवास भी उनकी अत्यंत प्रसिद्ध रचना रही, जिसमें अमृता जी की सृजनशीलता के साथ साथ उनकी नारी सुलभ कोमलता और संवेदनशीलता के साथ ही उनकी कला दृष्टि भी उभर कर सामने आती है। आज तारों ने फिर कहा, उम्र के महल में अब भी हुस्न के दिए जल रहे हैं, तू नहीं आया। उनकी कविता के एक अंश को सुनिए। मिट्टी के इस चूल्हे में इश्क की आँच बोल उठेगी, मेरे जिस्म की हंडिया में दिल का पानी खौल उठेगा। 1944 और 46 के दौरान रचित लोक पीड़ा पत्थर गीत में उनकी राष्ट्रभक्ति भी लक्षित होती है,
जिसमें वे साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध लिखती हैं। लंबिया बाटा लंबे रास्ते नामक कविता संग्रह से विभाजन की रक्त रंजित त्रासदियों का मार्मिक वर्णन किया गया है। रसीदी टिकट में वे लिखती हैं, मेरे अस्तित्व की औरत हमेशा मेरे अंदर के लेखक से दूसरे स्थान पर रही है। कई बार मैं खुद से बिछड़ी औरत के संबंध में खुद को भी याद दिलाती रहती हूँ। कोरी कागज कहानी में पंकज नामक दत्तक पुत्र के आहत मन को बड़ी सुंदरता से वर्णित किया गया है, जिसे माँ के देहांत के बाद उन्हें मुखाग्नि देने से रोका जाता है। बाद में माँ की अस्थियां प्रभावित करते समय वह सोचता है कि कोई नहीं जानता कि रिश्ता किस प्रकार पानी में बह सकता है। औरत एक दृष्टिकोण अमृता जी द्वारा संपादित कहानी नुमा कृति है। इस संग्रह में उर्दू लेखिका रजिया सज्जाद जहीर की जबानी कथा तो है ही, साथ में कुछ अन्य प्रसिद्ध देशी विदेशी लेखकों की पुस्तकों के अंश भी लिए गए हैं, जैसे स्टडी ऑफ प्रोस्टिट्यूट इन बॉम्बे, अमृतलाल नागर की कोठेवालियाँ, इविंग बैलेंस की पुस्तक आइस, प्रोफेसर इंद्र की पुस्तक अ स्टेटस ऑफ इंडियन वुमन इन एंशियंट इंडिया, फ्रांसीसी लेखक एनिमल जोला की कहानी, राजेंद्र अवस्थी के उपन्यास जंगल के फूल, स्वयं के उपन्यास पिंजर, स्वयं की जीवनी काला गुलाब। इन सब के वे अंश जो कि सीधे सीधे स्त्री उत्पीड़न से जुड़े हुए हैं, उन्हें संग्रहित कर अमृता जी ने उसका कुशल संपादन किया है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि स्त्री की हताशा और उसके द्वारा बिताई गई नीरस जिंदगी को इसमें सीधे सीधे जोड़ा गया है। इस पुस्तक के प्रथम पेज पर अमृता जी ने लिखा है, मायके के कोख के अंधेरे से लेकर कब्र के अंधेरे तक, कोख के अंधेरे से लेकर कब्र के अंधेरे तक औरत जात का सफरनामा। आप समझ ही गए होंगे कि जन्म से लेकर मृत्यु तक औरत का सफरनामा केवल दर्द है, केवल दर्द है, केवल दर्द है। नारी निकेतन में 14-15 वर्ष की उन बालिका माओं का वर्णन किया गया है जो स्कूल जाने के बजाय पुरुषों से धोखा खाकर मां बन नारी निकेतन में आ जाती है। सड़कों पर भटकती हुई छोटी छोटी बच्चियां बालिका गृह में आकर सवाल पूछती हैं, माँ क्या चीज होती है, माँ कौन होती है। बड़े होने पर वे एक कमरे में 20-25 लड़कियां ठुसी रहती हैं, जिनकी शरीर की गर्मी से घबराकर यदि कोई लड़की कमरे से बाहर आती है, फिर सामने वह दीवार आ जाती है जिस पर लिखा हुआ है बालिका गृह। वह ठिठक कर खड़ी हो जाती है। उसके सपने दीवार के ऊपर से छलांग मार देते हैं। एक गली से गुजरकर वे दूसरी गली में चलने लगते हैं। बहुत सी गलियां हैं, बहुत से बाजार हैं, पर वह रास्ता कहीं नहीं है जो सपनों की पूर्ति की ओर जाता है। इसलिए सपनों के पांव थक जाते हैं, वह फिर वापस आ जाते हैं। दीवार पर लोहे के तार लपेटे हुए हैं। सपने इस दीवार को फलांग कर बाहर आते हैं, फिर अंदर आ जाते हैं और बार बार लोहे के तारों से टकराते हैं। औरत एक दृष्टिकोण पुस्तक में पढ़ी लिखी औरत के लिए लिखा गया है। जिस औरत की आंखों में सपने भर जाते हैं,
वह अपने आसपास की आंखों में चुभने लगते हैं। औरत से किसी मर्द का परिचय किसी रिश्ते का मोहताज होता है, वह उसका कुछ जरूर लगना चाहिए, एक मुहर की तरह, एक ठप्पे की तरह। मानसिक दोषी जैसी एक मानसिक दोषी जैसे एक लिफाफा हो जो समाज के डाकघर में डाला नहीं जा सकता, क्योंकि उस पर किसी रिश्ते का टिकट नहीं लगा हुआ रहता है। कभी कभी पढ़ी लिखी औरत को औरतों के संग साथ में बातें करना का वह स्तर नहीं मिल पाता है जो उसकी बुद्धि का होता है। इस पर वह बुद्धिमान मर्दों का साथ चाहती है, परंतु बुद्धिमान से बुद्धिमान मर्द के लिए उस औरतपन पहली चीज होता है, और उसकी बुद्धिमता उसका मानसिक स्तर दूसरी चीज। कोई साहित्यिक बात बाद में होती है, गलतफहमी उसके पहले ही तैयार हो जाती है, बेकार की बदनामियां उसके चारों ओर गिरने लगती है। इंसान की एक और फितरत भी बड़ी अजीब सी है, दोस्ती दोनों तरफ से बढ़ाए हुए हाथों से होती है, एक तरफ से बढ़ाए हुए हाथ से नहीं। पर मर्द जब हाथ बढ़ाता है तो वह खुद ही अपने आप यह मान लेता है कि औरत को इनकार करने का कोई अधिकार ही नहीं है। औरत का इनकार उसकी कल्पना से बाहर होता है, इसलिए वह इनकार को अपना अपमान समझता है और उससे बदला लेने की भावना कर देता है। बदले लेने का सबसे आसान तरीका होता है औरत की बदनामी, और वह यह तरीका अपना लेता है। इसके विपरीत यदि एक औरत को देखेंगे तो हम देखेंगे कि औरत के मन में कभी बदले की भावना नहीं आती। अगर आ भी जाती है तो वह ऐसा बदला दूसरे से नहीं लेती, अपनी उदासी के जरिए अपने आप से लेती है। उसकी उसकी इस प्रकृति का मुख्य कारण यही है कि नेक नामी और बदनामी का मूल्य हर समाज में औरत के लिए और होता है और मर्द के लिए और। औरत हाथ में सुई धागा पकड़ ले यह तो ठीक है, औरत हाथ में सुई धागा पकड़ ले तो यह ठीक है, पर वो हाथ में कलम पकड़ ले यह उसकी जरूरत नहीं, उसकी गुस्ताखी मानी जाती है। जिस जमाने में अमृता जी ने लिखना शुरू किया था, उस जमाने में लिखना और उसे किसी अखबार में छपाना बहुत बड़ी बात थी। उसको छापा ही नहीं जाता था। कभी 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 कोई कहानी या कविता छप भी जाती थी तो समाज में बवाल मच जाता था। इस्लामी देशों की नारियों के बारे में अमृता जी ने लिखा है कि आसमान में सूरज तो बहुत तेजी से चमकता है, पर मुसलमान औरतें इस सूरज को नहीं देख पाती हैं। वे कोख के अंधेरे से निकलकर मायके के अंधेरे में घुस जाती है, फिर पीहर के घर से के अंधेरे से निकलकर ससुराल के अंधेरे में घुस जाती है, फिर ससुराल के अंधेरे से निकलकर कब्र के अंधेरे में विलीन हो जाती है हमेशा के लिए। औरत एक छलिया हथियार में कहा गया है कि लड़की को शुरू से ही यह सिखाया जाता है कि वह एक वस्तु है जिसका उपयोग पुरुष जैसे चाहे वैसे करे। अब बात करें हैं औरत के समर्पण की। एक औरत अपना सब कुछ तन मन से समर्पण करके पुरुष को अपने आप को अर्पित करती है, पर पुरुष इससे खुश नहीं होता। अमृता जी ने लिखा कि जो मर्द होता है वह इस संसार का सबसे नाखुश जीव है। वह
स्वाद में खुशी खोजता है और इस स्वाद के लिए वह एक औरत से दूसरी औरत, दूसरी औरत से तीसरी औरत के पास में भटकता रहता है, परंतु उसे तो भी खुशी नहीं मिलती। इसका कारण सीधा साधा यह है कि तन और मन का जो विभेद होता है, वह सोचता है वह केवल मर्द के लिए है। वह सोचता है कि स्त्री का तो मन होता ही नहीं, इसलिए वह कभी भी अपने मन से स्त्री के मन को पढ़ने की कोशिश ही नहीं करता। वह औरत के मन में छिपे हुए प्यार को नहीं समझ पाता और इसलिए वह स्वाद की मृग तृष्णा में इधर से उधर भटकता रहता है। सदियों से स्त्री इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रही है और वह अभी भी इस बात को समझने में सक्षम नहीं है। आगे हम देखते हैं उनकी कुछ कविताओं की ओर। हम पुनः कविताओं की ओर मुड़ते हैं। पहचान कविता। पहचान कविता में वे लिखती हैं, तुम मिले तो कई जन्म मेरी नब्ज में धड़के, तो मेरी सांसों ने तुम्हारी सांसों का घूंट पिया, तब मस्तिष्क में कई काल पलट गए। कितनी सुंदरता से कही गई हैं ये लाइनें। जब मैं तेरा गीत लिखने लगी इस कविता में वे कहती हैं, मेरे शहर ने जब तेरे कदम छुए, जब मेरे शहर ने तेरे कदम छुए, सितारों की मुट्ठियां भर भर कर आसमान ने न्योछावर किए। जब मैं तेरा गीत लिखने लगी, कागज पर उभर आई केसर की लकीरें, सूरज ने आज मेहंदी घोली, हथेलियों पर रंग गई हम दोनों की तकदीरें। प्रीत का रंग कैसे होता है, इसकी बानगी है यह कविता। सुंदर उपमेय और उपमानों से सजी यह कविता मन को हर्षित कर लेती है। जब प्रीत का रंग वाली बात आ ही गई तो अमृता जी के इश्क के प्रति नजरिए को भी समझना होगा। रसीदी टिकट में उन्होंने लिखा, मेरी दुनिया की हकीकत ने मेरे मन के सपने से इश्क किया, मेरा इश्क मजदूरी करता है, तेरा मिलना ऐसा होता है जैसे कोई हथेली पर एक वक्त की रोटी रख दे, जैसे कोई हथेली पर एक वक्त की रोटी रख दे। जाहिर है वे साहिर लुधियानी से बेपनाह मोहब्बत करती थी, पर यह मोहब्बत परवान नहीं चढ़ी। अमृता जी का दिल टूट गया, पर वे स्वयं नहीं टूटी। साहिर लुधियानी से बेपनाह मोहब्बत करने वाली अमृता जी के जीवन में इमरोज 1958 में आए। कहा जाता है इमरोज और वे दोनों एक ही घर में रहते थे, पर अलग अलग कमरों में। दोनों के बीच में एक अनोखा रिश्ता था जिसका कोई नाम नहीं था। दोनों ने ही अपने रिश्ते को कोई नाम देने की पहल नहीं की। अमृता जी के अंतिम क्षणों तक, लगभग 50 वर्षों तक इमरोज ने अमृता जी का साथ निभाया। इमरोज जानते थे अमृता जी साहिर जी से उत्कट प्रेम करती हैं। बेपनाह मोहब्बत के साक्षी साहिर जी के सिगरेट के वे टोटे रहे, जिन्हें अमृता उनके जाने के बाद दोबारा पिया करती थी, क्योंकि उन पर साहिर के होठों के निशान थे। यही हाल साहिर जी का था, जो अमृता के द्वारा पी गई चाय के प्याले को इस्तेमाल करते थे। यह बात तब की है
जब दोनों लाहौर में थे। दुर्भाग्य से यह मोहब्बत आगे नहीं बढ़ सकी और प्यार की दास्तान अधूरी रह गई। पर दोनों ही एक दूसरे को जिंदगी भर नहीं भूल सके। इमरोज इस बात को समझ चुके थे, यही कारण था कि वे अमृता जी के लिए ढाल बनकर खड़े रहे, परंतु उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। अमृता जी रात के समय लिखती थी। इमरोज रोज रात के 1 बजे उठकर उनके लिए चाय बनाते और चुपचाप उनके सामने रखकर सो जाते। अमृता जी को जब राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया तो इमरोज रोज संसद भवन छोड़ने जाते। संसद भवन से बाहर निकलते समय वे उद्घोषक से इमरोज को बुलाने के लिए कहती। उद्घोषक उन्हें अमृता जी का ड्राइवर ही समझता रहा। वह चिल्लाकर कहता, इमरोज ड्राइवर, गाड़ी लेकर आओ। अमृता और इमरोज की कहानी बस इतनी है। इस कहानी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रेम में तन का उतना रोल नहीं होता जितना मन का होता है। अमृता जी की कहानियों में हम देखते हैं कि स्त्री हृदय की जो वेदना है, जो समर्पण है, वह उभर कर आती है। अमृता जी की एक कहानी है बृहस्पतिवार का व्रत, जिसमें एक स्त्री मजबूर होकर के शहर आती है, परंतु वह वेश्यावृत्ति में धकेल दी जाती है। जिसका पता उसके पति को नहीं लगता। वो हमेशा यही सोचता था कि वह नौकरी कर रही है। इस दर्दनाक कहानी का अंत इस प्रकार किया गया है कि वह इस बात में लगी रहती है कि वह कैसे भी शहर में पैसा कमा ले, जिससे वह अपने पति के पास जाकर धन कमाए और एक अच्छी जिंदगी को बिताए। मेरे ख्याल से मैंने अमृता जी के जीवन का, उनकी कविताओं का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। अब मैं उनकी एक कविता को पढ़ना चाहती हूँ जो मुझे बहुत ही अधिक पसंद है। चेत ने करवट ली रंगों के मेले के लिए, फूलों ने रेशम बटोरा, तू नहीं आया। दोपहरें लंबी हो गई, दाखों को लाली छू गई, दराती ने गेहूं की बालियां चूम ली, तू नहीं आया। बादलों की दुनिया छा गई, धरती ने दोनों हाथ बढ़ाकर आसमान की रहमत पी ली, तू नहीं आया। पेड़ों ने जादू कर दिया, जंगल से आई हवा के होठों में शहद भर गया, तू न आया। धन्यवाद। अंत में मैं मीनी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया। धन्यवाद। हो गया आधी घंटा।